नमस्कार दोस्तों। तो हम यूपी पीसीएस के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज का रिवीजन कर रहे थे। तो टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 3 दोनों हो चुके हैं और ये टेस्ट नंबर 2 है जिसमें पॉलिटी और करंट अफेयर के क्वेश्चंस है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चंस को। सबसे पहला लिखा हुआ है, अक्टूबर 2020 में न्यू कैलिडोनिया ने किस देश से अपनी स्वतंत्रता के विरुद्ध मतदान किया था? तो इसका सही विकल्प है फ्रांस। फ्रांस यानी विकल्प सी, फ्रांस से स्वतंत्रता के लिए किया था मतदान, लेकिन ये पास नहीं हो सका जनमत संग्रह। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि नौमिया समझौता किससे संबंधित है? तो नौमिया समझौता का जो संबंध है वो भी न्यू कैलिडोनिया से है। अब इसको जरूर मैप में लोकेट कीजिए। जब मैप में आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी दिशा में और न्यूजीलैंड के उत्तर दिशा में आपको ये देश दिखेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? तो ब्रिटेन क्वाड का हिस्सा नहीं है। क्वाड के 4 देश हैं सदस्य, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, जय ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जे से जापान और ए से अमेरिका और आई से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तो है ही, तो जय जापान ऐसे कर, जय ऑस्ट्रेलिया ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। तीसरा नंबर, डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? तो नोजोमी ओकुहारा ने जीता है डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब। 4 नंबर क्वेश्चन, बाय बाय कोरोना नामक विश्व की पहली साइंस टून पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्रदीप श्रीवास्तव हैं बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक। 5, शोभा नायडू कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो शोभा नायडू शास्त्रीय नृत्यांगना थी और इनका संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का है। वहीं एक कुचेलपुर गांव है, वहीं से ये नृत्य शुरू हुआ था, इसलिए इसका नाम कुचिपुड़ी नृत्य है। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की मूल संरचना के तत्व है? तो संविधान की मूल संरचना के तत्व वैसे तो सारे विकल्प है, मैं पढ़ देता हूँ। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और कल्याणकारी राज्य, ये चारों जो हैं संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं। वैसे मूल संरचना के तत्व कौन कौन से होंगे इसका परिभाषा अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है, बस समय समय पर मूल संरचना की बातें बताई जाती हैं। अच्छा, चलिए आपसे एक क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा जो भारतीय संविधान में है वो कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से प्रेरित है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 7 नंबर, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। 8, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अब इसमें कालानुक्रम वाले प्रश्न में डेट याद होना चाहिए। जैसे इसमें तो पहले एक एलिमिनेट हो जाएगा कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे ये दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं, तो 1962 इनका क्रम है, तो 2 नंबर पहला हो जाएगा। उसके बाद फिर बीवी गिरी हैं, 1969 में राष्ट्रपति रहे थे, तो ये राधाकृष्णन के बाद बीवी गिरी आ जाएंगे। और उसके बाद फ़खरुद्दीन अहमद अली 1974 में ये राष्ट्रपति थे, तो फ़खरुद्दीन अहमद आ जाएंगे। और फिर ज्ञानी जैल सिंह जो 1982 में राष्ट्रपति रहे हैं भारत के। एक बार फिर से बोल देता हूँ सही क्रम के अनुसार, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीवी गिरी, फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद और फिर ज्ञानी जैल सिंह। 9 नंबर, परिसीमन अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो पहला कथन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में 1971 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य के पुनर्व्यवस्थापना और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटने की व्यवस्था की गई है। तो पहला कथन गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में, तो नहीं, ये विधि बनाकर संसद द्वारा निर्मित किया जाता है। मतलब ठीक है 82 170 में है, लेकिन सिर्फ 1971 की जनगणना के अनुसार नहीं ये बातें तय होगी, संसद विधि जैसा निर्मित करेगी उस हिसाब से होगी, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में 2001 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को पुनः निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है। तो हाँ, ये सही है। अनुच्छेद 330 और 332 का संबंध है अनुसूचित एसटी एससी के विधानसभा या लोकसभा में आरक्षण से संबंधित। तो दूसरा सही हो गया, एक गलत, इसलिए ऑप्शन बी।
10 नंबर क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या डैश वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। तो राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष या सदस्य जो होते हैं या तो 6 वर्ष तक वो रहेंगे या 62 वर्ष तक रहेंगे, जो भी पहले हो तक वो पद धारण करते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ देता यूपीएससी के संबंधित तब, यानी लोक सेवा आयोग, तब वो 65 वर्ष हो जाता। अच्छा, 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा की संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता की थी। तो बहुत सारी समितियां बनी थी, उसमें से एक संघीय संविधान समिति थी, उसकी अध्यक्षता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे बाद में, वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रस्तावना में उल्लिखित निम्नलिखित शब्दों को क्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, इसमें जो क्रम है, अगर आप गौर से, हम भारत के लोग, वो प्रस्तावना पढ़ा होगा अगर आपने, तो ये देखिए सबसे पहला जो क्रम आएगा वो समाजवादी का आएगा, क्योंकि यहीं से शुरू होता है, समाजवादी सबसे पहला होगा। उसके बाद विकल्प के अनुसार गणतंत्र आएगा और फिर न्याय आएगा और उसके बाद फिर सबसे लास्ट में आएगा समता। याद रखिएगा, हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। वो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? एक है सामाजिक न्याय, फिर आर्थिक न्याय और फिर राजनीतिक न्याय। तो SCP ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। अच्छा, आप क्वेश्चन में बताइए कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है हमारे प्रस्तावना में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब 13 नंबर, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो पहला कथन है, अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगी। तो हाँ, ये सही है, क्योंकि अनुसूचित जातियों के लिए है तो उनके लिए आरक्षित होगी। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्रों में पूर्वानुमान लाइसेंस या खनिजों के लिए खनन पट्टा देने के लिए ग्राम सभा या ग्राम पंचायतों की अनुशंसा आवश्यक होगी। तो यह कथन भी सही है, दोनों कथन सही हो गया, इसलिए विकल्प सी आंसर। 14, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधेयकों की स्वीकृति का प्रावधान किया गया है। तो विधेयकों की स्वीकृति या अस्वीकृति दोनों का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 111 में किया गया है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। 15, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन सही है पहले उसे देख लेते हैं। यह एक अर्धन्यायिक निकाय है, तो ये सही है, वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक निकाय है। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, ये भी सही है। तीसरा, इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये भी सही हो गया, तीनों सही है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। तो नहीं, ये गलत है, इसके सदस्य फिर से नियुक्त हो सकते हैं। अच्छा, अभी कौन से वित्त आयोग का सिफारिश चल रहा है। हमें पता ही है कि 5 साल के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो अभी 15वां जो NK सिंह की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था, उसके ही सिफारिश अभी चल रहे हैं, जो 2020 से 25 के लिए सिफारिश की गई है। 16, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। तो उत्तर प्रदेश का नाम आता है इस संदर्भ में, जो घरेलू पर्यटन के लिए आकर्षण पैदा कर रहा है सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश, विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो केरल पहला ऐसा राज्य है जो सब्जियों के लिए भी MSP जारी कर रहा है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताइए कि गन्ने का जो MSP है वो कौन तय करता है। 18 नंबर, बेवेल राम कलावन, ध्यान रखिएगा, राम कलावन है, राम खेलावन नहीं है। बेवेल राम कलावन हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो सेशेल्स एक देश है, उसके राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं बेवेल राम कलावन, विकल्प ए। अच्छा, एक विदेशी एक देश के संबंधित एक हमने पढ़ा था अभी, न्यू कैलिडोनिया के बारे में। तो न्यू कैलिडोनिया के बारे में क्या पढ़ा था कि इसने जनमत संग्रह हुआ था, मतलब एक तरह से विरोध में मतदान किया था फ्रांस के, क्योंकि वो फ्रांस से अलग होना चाहता था, लेकिन पास नहीं हो पाया। 50% से कम ही जनता ने वोट दिया था पक्ष में अलग होने के, इसलिए पास नहीं हो पाया। अच्छा, आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि एक कोई समझौता न्यू कैलिडोनिया देश से संबंधित है, वो कौन सा समझौता था, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, एक और विदेशी चीज़ हमने क्या पढ़ा था, क्वाड के सदस्य। तो जय ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड के सदस्य हैं, जापान, अमेरिका और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया।
तो ये जो विदेश से तीनों देश से जो संबंधित है, ये मैंने क्वेश्चन फिर से शॉर्ट रिवीजन करा दिया। 19, हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व को भारत के रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया। यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसलिए विकल्प बी हो जाएगा आंसर। तो ये उत्तराखंड राज्य से था। एक राज्य से क्वेश्चन अभी भी फिर आया था थोड़ा देर पहले ही, केरल से संबंधित था। क्या हमने पढ़ा था कि केरल देश का पहला ऐसा राज्य हो गया जो सब्जी पर एमएसपी जारी करता है। तो राज्य का भी फिर से शॉर्ट रिवीजन हो गया। 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो 2020 का वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशंस को, यानी GHE इसे एक शॉर्टकट में कहते हैं, इसे प्रदान किया गया है। विकल्प सी। 21 नंबर, निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों को उनके पूर्व क्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ध्यान रखिए, पूर्व क्रम के अनुसार बता रहा है, पहले पूर्व क्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे राज्यपाल। दूसरा में स्थान आएगा, ये विकल्प के अनुसार बता रहा हूँ स्थान। दूसरा में आएगा आपका पूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद फिर फिर तीसरा नंबर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और फिर किसका स्थान आएगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थान आता है। तो ध्यान रखना विकल्प बी। क्रम वाला एक बार रिवीजन कर लीजिए, किनका क्रम पहले, जैसे कि राष्ट्रपति को पहला क्रम दिया जाता है, उपराष्ट्रपति को दूसरा, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री हैं। तो जो भी नोट्स जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, इसको महत्वपूर्ण है। और बढ़त वाले ये पार्ट होते हैं। 22 नंबर, सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक साइड दिया हुआ अनुसूचियाँ, दूसरी साइड उसकी विशेषताएँ हैं। तो पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उसके क्षेत्राधिकार का वर्णन है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। और 9वीं अनुसूची में राज्य विधानमंडलों के अधिनियम और विनियमन की बात कही गई है, जबकि 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से है। अच्छा, ये तो आपने यहाँ देख लिया कि 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से है। आप ये बताइए 11वीं अनुसूची में किस चीज़ की बात की गई है? हिंट नगर पालिका है, अब इसी से बताइएगा। 23 नंबर, देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST शुरू किया गया था। तो GST जो शुरू किया गया है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शुरू किया गया है। याद रखना चाहिए कि 101वें संविधान के द्वारा संविधान में आर्टिकल 279A को जोड़ा गया है। 24, निम्नलिखित में से किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो जो विकल्प हैं इसमें से तीनों शास्त्रीय भाषाओं के दर्जे प्राप्त वाले शब्द हैं, मतलब भाषा हैं। ये संस्कृत, उड़िया और तमिल, ये तो हैं ही। इसके अलावा 3 और हैं, क्योंकि कुल 6 भारत में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त हैं। कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और तमिल, ये चारों दक्षिण भारत के हैं। और फिर एक उड़िया और एक संस्कृत, तो ये 6 हो गए। 25 नंबर, निम्नलिखित निवारक निरोध कानूनों को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है, ये सब सारे निवारक निरोध के कानून हैं। पहला दिया हुआ है, चलिए मैं क्रम के अनुसार ही डायरेक्ट पढ़ देता हूँ। तो सबसे पहले जो आया था वो आया था यूपा यानी गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, इसी को UAPA भी बोलते हैं, 1967 में आया था। दूसरा जो क्रम आएगा इसमें वो आएगा विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम, इसी को कोफेपोसा भी कहते हैं, जो 1974 में आया था। और तीसरा जो विकल्प के अनुसार क्रम है वो आएगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नासा का, जो 1980 में आया था। और सबसे लास्ट में स्थान आएगा नारकोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रोपिक पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम, ये PIT NDPSA, ये 1988 में आया था। तो विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से वीडियो को बैक करके फिर से सुन लीजिएगा इसको, तो और क्लियरिटी हो जाएगी। 42 यानी 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो जो है उसे देख लेते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के अनुसार जो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे वे थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। अब थोड़ा सा कुछ अलग अलग जो याद आ रहा है वो मैं बताता हूँ। देखिए, जब भी 42वां संविधान संशोधन हम पढ़ें तो हमें ये याद आना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दूसरी बात, प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन, जिसके थ्रू 3 शब्द को जोड़ा गया है। तो ये 2 फैक्ट याद आ जाने चाहिए।
अच्छा, इसी से प्रस्तावना संबंधित एक क्वेश्चन और आया था अभी पहले कि क्रम लगाना था, तो सबसे पहला शब्द कौन था? तो सबसे पहला शब्द समाजवादी है, ध्यान रखना है। 3 प्रकार के न्याय की बात भी की गई है उसमें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसी से मैंने क्वेश्चन पूछा था एक जुड़ा हुआ कि कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है उसका। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो जो संवैधानिक निकाय इसमें है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये सब सारे ये सिर्फ संवैधानिक निकाय है। बाकी जो ये तीनों हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये तीनों सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय का मतलब संसद द्वारा एक्ट बना करके, अधिनियम बना करके स्थापित किया गया है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मतलब उल्लेख संविधान में है, संविधान के अनुच्छेद में। 28 नंबर, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, राज्यपाल के चुनाव के लिए भारत कनाडाई मॉडल का अनुसरण करता है। तो एकदम सही है, राज्यपाल का जो चुनाव होता है वो कनाडा के मॉडल से प्रेरित है भारत में। दूसरा है, राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। एकदम गलत है। राज्यपाल का पूछे तो 35 वर्ष, राष्ट्रपति का भी 35 वर्ष ही है कम से कम। लेकिन अगर लोकसभा की पूछे या विधानसभा की तो 25 वर्ष है। लोकसभा या विधानसभा की 25 वर्ष, लेकिन राज्यसभा पूछे तो 30 वर्ष। याद रखना है, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो 25 वर्ष वाला जो अर्हता है वो है विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए। उसी तरीके से अगर विधान परिषद और राज्यसभा की बात करें तो 30 वर्ष है, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल की बात करें तो 35 वर्ष है। तो याद रखना है। 29 नंबर, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो पहला कथन है, ये राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखते हैं। तो सही बात है, मूल अधिकार क्या करता है? राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देता है। तो पहला कथन सही हो गया। दूसरा है, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो ये कथन गलत हो गया। पता है क्यों? क्योंकि सभी मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नहीं निलंबित किया जाएगा। आर्टिकल 359 के अनुसार 20 और 21 को छोड़ करके, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके जितने भी मूल अधिकार हैं उसको निलंबित किया जा सकता है। तो इसलिए कथन गलत हो गया, इसलिए विकल्प ए इसका आंसर है। 30 नंबर, जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के से विभाजित करके 1999 में की गई थी। तो याद रखना है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीएस वर्ल्ड के भी 5 टेस्ट सीरीज मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो यदि आपने नहीं देखे ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा ध्येय आईएएस के भी टेस्ट सीरीज अभी एक अपलोड हो चुके हैं 2-3 पार्ट में। और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर हिस्ट्री के देखने हैं तो वो सारे 2012 से 20 के अपलोड हो चुके हैं। वो घटना चक्र का है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा यदि नहीं देखा है आपने तो। 32 नंबर, अच्छा 31 नंबर पहले पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखिए, अच्छा अक्टूबर में ही एक दो और खास दिन है, जैसे 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है और 31 अक्टूबर ही विश्व नगर दिवस मनाया जाता है। तो अक्टूबर वाला इसे याद रखना है। 32, चंद्रमा पर पहले सेलुलर नेटवर्क के निर्माण के लिए नासा ने निम्नलिखित में से किस कंपनी को चुना है? तो चंद्रमा पर जो पहला सेलुलर नेटवर्क निर्माण होगा उसके लिए नासा ने नोकिया कंपनी को चुना है, विकल्प सी। 33, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक मारियो जे मोलिना का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रसायन विज्ञान में 1995 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किन्हें? मारियो जे मोलिना। कौन से देश के थे? मैक्सिको के। रसायन विज्ञान में क्या इन्होंने किया था? तो ओजोन है ना, ओजोन की क्षति पर इन्होंने शोध किया था कि कैसे क्षति हो रहा है। तो उनका निधन हो चुका है। 34, लाल गोल तीखी मिर्च जिसे स्थानीय रूप में डाले खुरसानी के नाम से जाना जाता है को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है, यानी जीआई टैग दिया गया है। यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो लाल गोल तीखी मिर्च का संबंध भारत के सिक्किम राज्य से है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, जीआई टैग कौन देता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसके बारे में आंसर। अगर नहीं बताना है कमेंट बॉक्स में तो कोई बात नहीं, मन में ज़रूर सोच लीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण है। 35, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि मंडल के लिए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विशाल वी शर्मा को नियुक्त किया गया है यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल के लिए, मतलब अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में विशाल वी मंडल को।
36 भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा किस तिथि को अंगीकार किया गया? तो भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। राष्ट्रगान को बोल रहा हूँ। अब इससे संबंधित एक दो फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला ये कि सबसे पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, वहीं गाया गया है सबसे पहली बार। अगर पूछे राष्ट्रगान के बारे में, संविधान में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, एक फैक्ट और आता है कि राष्ट्रगान को कितने सेकंड में गाया जाता है? तो ये बात आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अच्छा, एक फैक्ट और लिखा हुआ कि 24 तारीख को राष्ट्रगान अपना लिया गया और 26 तारीख को राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। तो 2 दिन का अंतर है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। 37 भाषागत अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में, इसे इलाहाबाद भी कहते थे। तो इलाहाबाद में भाषागत अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय है। 38 मुख्यमंत्री की शक्तियों और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है, वह राज्य योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष होता है। जी नहीं, गलत, वह अध्यक्ष होता है, इसलिए गलत हो गया। दूसरा, वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो दूसरा सही है, एक बार में 1 साल के लिए, मतलब क्रमवार के रूप में क्षेत्रीय परिषद का सब राज्यों के मुख्यमंत्री वो अध्यक्ष होते हैं। तो इसलिए दूसरा सही, एक ये बी नंबर आंसर इसका हो गया। 39 भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में विश्व की सबसे बड़ी संख्या में राजनीतिक दल हैं। तो ये एकदम सही है, सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल यही है भारत में। 2000 से पहले तक अगर रिकॉर्ड की हम बात करें तो 6 प्रकार के राष्ट्रीय दल थे और 47 क्षेत्रीय दल थे। उसके बाद 1593 ऐसे, यानी कि 1600 में मात्र 7 कम ऐसे गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल थे। तो देखिए कितने सारे राजनीतिक दल हैं। दूसरा कथन देखते हैं, निर्वाचन आयोग मुक्त चिन्हों तथा आरक्षित चिन्हों को विनिर्दिष्ट करता है, जिसका अभिप्राय क्रमशः मान्यता प्राप्त दलों व पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों से है। तो ये कथन गलत है। अच्छा, इस कथन में गलत क्या है आप पहचानिए थोड़ा, मैं छोड़ता हूँ, फिर से रिमाइंड कीजिए। देखिए मैं फिर से सिर्फ पढ़ देता हूँ। निर्वाचन आयोग मुक्त चिन्हों तथा आरक्षित चिन्हों को विनिर्दिष्ट करता है, जिसका अभिप्राय क्रमशः मान्यता प्राप्त दलों व पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों से है। बहुत ही माइनर इसमें गलतियाँ हैं, आप उसको पकड़िएगा। तीसरा देखिए, कोई भी दल एक राष्ट्रीय दल तभी होता है जब इस दल को 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। जी नहीं, गलत है। 2 राज्य में नहीं, 4 राज्य में अगर राष्ट्रीय ये दल का मान्यता प्राप्त हो, राजनीतिक दल का, तब जाकर के वो एक राष्ट्रीय दल बन जाता है। तो इसका विकल्प डी हो गया, 1 नंबर ऑप्शन 40। अच्छा, अब मैं बोलना भूल जाता हूँ, मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा हो ना तो ज़रूर ज़रूरतमंदों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। और आप भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एनालिटिक्स से पता चलता है 71% लोग मेरे वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। भाई कर लीजिए, मेरे मोटिवेशन का कारण बनेगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, कितने तरीकों से एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है? तो 3 तरीकों से भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है। पहला है स्वैच्छिक त्याग, दूसरा है बर्खास्तगी, और तीसरा है वंचित किए जाने के माध्यम से। स्वैच्छिक त्याग का मतलब ये हुआ कि मैं खुद से त्याग दिया कि नहीं, मैं भारत का नागरिक नहीं रहूँगा। दूसरा बर्खास्तगी ये है, जैसे इसमें से एक कंडीशन ये होता है कि जैसे ही मैं दूसरे देश की नागरिकता ले लूँगा तो यहाँ के लिए मैं बर्खास्त हो जाऊँगा कि मैं भारत का नागरिक नहीं रहूँगा। फिर वंचित किए जाने के माध्यम से, जैसे संविधान के किसी चीज़ों को, संविधान का अपमान किया या कुछ इस तरह से अगर करते हैं तो हमको वंचित किया जा सकता है नागरिकता से। 41। अच्छा, या फिर कोई गलत सूचना दिया है रजिस्ट्रेशन पंजीयन कराने के समय में, तो उसमें भी वंचित किया जाता है। 41 में क्या लिखा हुआ है, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कैग द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो लेखा परीक्षा रिपोर्ट कैग किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अच्छा, एक देखिए मैं इससे हिस्ट्री से लिंक करके आपको बताता हूँ बात। पता है कैग के पद का सबसे पहले जो सृजन हुआ था वो कैनिंग के काल में 1857 में हुआ था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी समय हुआ था, कैनिंग के काल में। कैनिंग भारत का पहला वायसराय था, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, किसी एग्जाम में आया हुआ था। 42 भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो 6 राज्य वर्तमान में ऐसे हैं जहाँ विधान सभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। था 7, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो विघटन हो गया तो एक वो ख़त्म हो गया। तो 6 हैं। कौन कौन से हैं देखिए, एक बिहार और उत्तर प्रदेश हो गया, 2 उत्तर भारत से, बिहार और उत्तर प्रदेश। 3 दक्षिण भारत से है, कर्नाटका,
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और एक महाराष्ट्र है। तो 6 हो गया। 43, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए निम्नलिखित समितियों या आयोगों में से किसकी नियुक्ति की गई थी? तो मौलिक कर्तव्य जैसे ही पढ़ें हम तो हमें सबसे पहला फैक्ट याद आना चाहिए, स्वर्ण सिंह समिति। तो डी नंबर ऑप्शन तो हो ही गया। इसके साथ साथ और भी 2 4 5 बातें याद आनी चाहिए। पहला ये स्वर्ण सिंह समिति, दूसरा 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के थ्रू ही एक कॉमन ए जोड़ा गया है, कॉमन क जोड़ा गया संविधान में। और कब ये हुआ था? 1976 में। तो तीसरा पॉइंट 1976 में हो गया। चौथा पॉइंट, कितने मूल कर्तव्य थे उस समय? 10 थे फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी 10 मूल कर्तव्य थे। और एक और महत्वपूर्ण होना चाहिए, अभी 11 है मूल कर्तव्य। वो कैसे? क्योंकि 86वां संविधान संशोधन हमें याद आना चाहिए। 86वें संविधान संशोधन के थ्रू ही 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का कर्तव्य, शिक्षा देने का कर्तव्य भी इसमें साथ साथ जोड़ा गया। तो ये याद रखना चाहिए। 2 संवैधानिक संशोधन हैं, 42वां और 86वां। 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? तो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी जैसे ही पढ़ते हैं तो हमें आर्टिकल 76 याद आना चाहिए, और ये भी याद आना चाहिए कि ये कार्यपालिका का अंग होता है महान्यायवादी। उसके बाद फिर इसकी नियुक्ति होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। त्यागपत्र भी स्वाभाविक सी बात है कि त्यागपत्र भी उन्हीं को प्रेसिडेंट को ही लिख करके ही देता है। अच्छा, महान्यायवादी के बारे में खास बात यह है कि संसद के दोनों सदनों में ये भाग ले सकता है, बैठ सकता है, अपने मत रख सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता है। तो ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, अभी वर्तमान में कौन महान न्यायवादी हैं? वैसे के वेणुगोपाल हैं। 45, ग्राम न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ग्राम न्यायालय के संबंध में पहला कथन है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। तो एकदम सही है। दूसरा, आपराधिक मामलों में अपील की सुनवाई जिला न्यायालय में होती है, जबकि सिविल मामलों में इसका निपटान सत्र न्यायालय में होता है। उल्टा दिया हुआ है। देखिए, आपराधिक मामले जब होते हैं ना तो उसका सुनवाई सत्र न्यायालय में होता है, और अगर सिविल मामले हैं तो उसका सुनवाई जिला न्यायालय में होता है। तो उलट के दिया हुआ था, इसलिए दूसरा नंबर गलत हो गया, पहला सही विकल्प ए। 46, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब फिर से अक्टूबर का आया है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, और 31 अक्टूबर को विश्व नगर दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 3 हो गया। अच्छा, एक और अक्टूबर का अभी हमने डिस्कस किया था, क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर देखिए 47, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स संचालित किया गया? तो डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स नीति आयोग द्वारा संचालित किया जा रहा है, विकल्प सी। 48, हाल ही में व्यापक रूप से चर्चित गुपकार घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो गुपकार घोषणा पत्र धारा 370 के निरस्तीकरण के विरोध करने से संबंधित है। दरअसल जम्मू कश्मीर में ना गुपकार रोड है एक, तो उसी गुपकार रोड पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे, क्या नाम उनका, फारूक अब्दुल्ला, उनका घर है। वहीं पर उन लोगों, वहाँ की जो लोकल राजनीतिक पार्टियाँ थी, मिल करके इन्होंने मतलब एक घोषणा पत्र जारी किया था, इसीलिए गुपकार बोलते हैं उसको। 49, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला कथन, इसकी शुरुआत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई? जी नहीं। इसकी शुरुआत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा की गई है। किसकी? अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन का। अच्छा, पहले दूसरा पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ। दूसरा क्या कथन है? इसका उद्देश्य दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता देने के साथ साथ अनुसूचित जनजाति के युवाओं के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। यही गलत हो गया, अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति के लिए है ये, इसलिए इस यहाँ पर NESC होगा, अनुसूचित जाति के लिए था, तो दूसरा कथन गलत हो गया। तो इसका विकल्प ना तो 1 ना तो 2 होगा। अब देखिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय आया तो तुरंत याद आ जाना चाहिए, अभी क्वेश्चन आया था ना कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का जो स्थापना हुआ है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से विभाजित करके 1999 में हुआ था, तो ये एक खास बात था। 50 नंबर, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का प्रथम हर घर जल राज्य बन गया है? तो गोवा बन गया है। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कारण ज़रूर बताइएगा ताकि मैं सुधार करूं। धन्यवाद।